किलोमीटर रोज पैदल पिछले 82 दिन से, तसव्वुर करिए। इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो मैं राहुल गांधी के कदम से कदम मिला करके चल रहा हूं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हम उसके साथ चल रहे हैं भारत को जोड़ने के लिए, मोहब्बत के लिए। मेरे भाई, न तेरा है न मेरा है कि हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, क्योंकि पिछली बार भाजपा हारते हारते रह गई थी, हमारी सरकार बनते बनते रह गई थी। शैलेश भाई, आपको याद होगा कि भाजपा की सांस इतनी नहीं हरा सकती, करप्शन के खिलाफ नहीं था वो आंदोलन, अन्ना आंदोलन दरअसल नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की शुरुआत करने के लिए किया गया था। और वो काम नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर अरविंद केजरीवाल ने किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दो ताकतें हैं। एक तरफ वो ताकत खड़ी है जो कहती है कि मुल्क तानाशाही से चलेगा, उसकी मर्जी से चलेगा, वो जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा। लेकिन एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ये मुल्क पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों से चलेगा, ये मुल्क मौलाना अबुल कलाम आजाद के ख्वाबों से चलेगा, ये मुल्क महात्मा गांधी से चलेगा, उनकी सोच से चलेगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में आपको भी चुनना पड़ेगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। मेरे भाई, पिछली बार शैलेश जी को आपने 32,000 के आसपास वोट से जिताया था। ये 4 बार जीत चुके हैं, हैट्रिक तो कब का मार चुके हैं। लेकिन इस बार तो अगर ये आंकड़ा पढ़ करके 50,000 नहीं हुआ तो फिर लगेगा कि अर्धशतक नहीं लग पाया है। तो आंकड़ा बढ़ाना है, और आंकड़ा बढ़ाना है तो थोड़ी मेहनत भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा, थोड़ी शायरी सुनाऊंगा, थोड़ी बीच में बातचीत करूंगा। वक्त है हमारे पास 45 मिनट का, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं। बीच में चूंकि ट्रैफिक भी आता जाता रहेगा, तो जो आए उसे किनारे से उसी तरह निकल जाने दीजिए जैसे पिछली सभाओं में आपने अरविंद केजरीवाल जी को और हैदराबाद वाले जी को निकल जाने दिया था। ऐसे ही निकल जाने दीजिए, प्यार से निकल जाए, शोर शराबा न होने पाए। आप बहुत समझदार लोग हैं। मुझे उस दिन पता चला ये शहर इतना समझदार है कि एक बड़े नेता यहां सभा करने आए, तो पता चला कि कुर्सियों पर आकर के आप बैठ गए, और जब वो पहुंचने को हुए तो आप उठ के चले गए, तो सभा खाली, नेताजी वापस लौट गए। ये है, यहाँ का आदमी इतना समझदार है, शाह आलम के बच्चे इतने तेज तर्रार है कि सलाम करता हूं आपको। यहाँ का एक बच्चा इंटरव्यू देने गया, तो सामने जो इंटरव्यू ले रहा था उसने उससे आपको जरूरत महसूस हुई है, तब शैलेश परमार आपकी चौखट पे खड़े रहे या नहीं खड़े रहे। खड़े रहे, मैं जानता हूं। तब शहजाद आपके चौखट पे खड़े रहे या नहीं खड़े रहे। अरे आप तो वो लोग हैं जिनका इस बात का ईमान है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। आप इस बात पर ईमान रखने वाले लोग हैं। तो अगर शैलेश भाई ने, शहजाद ने आपके लिए हमेशा अपना खून पसीना बहाने के लिए खड़े रहे, तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि जब पूरी भाजपा लगी हुई हो, और सिर्फ भाजपा नहीं लगी हो बल्कि भाजपा के दोस्त भी लगे हो वोट काटने के लिए, तब आपको और मजबूती के साथ शैलेश परमार के साथ खड़ा होना पड़ेगा और उन्हें जिताना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है आप जिताएंगे। मैं तो बस चला आया हूं आपसे अपील करने के लिए, मैं तो फर्ज अदायगी करने आया हूं। मैं जानता हूं कि शैलेश भाई को आप कम से कम 50,000 वोटों से जितवाने जा रहे हैं, इसका कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अपना फर्ज पूरा करने आया हूं, मेरा जो फर्ज है वो करने आया हूं मैं आपके बीच में। और इसी बहाने मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला। माइक थोड़ा सा बेहतर कर दे, और बीच में जो बच्चे बैठे हैं वैसे चुप हो जाए जैसे आजकल अडवाणी भी चुप रहते हैं। थोड़ा सा बेहतर कर ले। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती
जमीन पर नहीं आने वाला अब कोई और, पैगंबर नहीं आने वाला अब कोई और, पैगंबर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, फिर अबाबिलों का। एक मुश्किल वक्त है, एक बड़ी लड़ाई है। सामने जो दुश्मन है वो बहुत शातिर है, वो समझदार है, और सियासत में आपको भी समझदारी के साथ उतरना पड़ेगा। मैं हैदराबाद में खड़ा हूं, ये वो शहर है जिसने हमेशा मुल्क को एक राह दिखाई है। ये जो सरजमीन है, ये जो शाह आलम दरगाह है, ये इतनी मुकद्दस जगह है कि जब जब किसी मजलूम ने यहां पनाह मांगी है तो इस जगह ने उसे पनाह दी है। मैं इस जगह को सलाम करता हूं। यहां खड़ा होकर के मैं जानता हूं जो बात कह रहा हूं वो पूरे गुजरात तक जाएगी, उसका असर पूरे गुजरात तक जाएगा। मेरे भाई, मैं यहां खड़ा होकर के भाजपा की हुकूमत से पूछना चाहता हूं, आप जिस विकास का दावा कर रहे हैं, जिस विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उस विकास का सच क्या है? हमें बताइए उस विकास का सच क्या है। यहाँ नौजवान भाई खड़े हैं, आप मुझे बताइए कि जब आप किसी एग्जाम के लिए पर्चा भरते हैं नौकरी पाने के लिए, जब आपको लगता है कि ये पर्चा मैं दूंगा, ये पेपर मैं दूंगा और पास कर गया तो नौकरी मिलेगी, तो जिस दिन एग्जाम होता है उससे पहले यहाँ पर्चे लीक हो जाते हैं। यह है गुजरात के विकास का सच। गुजरात के विकास का सच यह है कि यहाँ हिलाने का पुल टूट जाता है। मोरबी में 135 लाशें बिछी थी और टीवी चैनलों पे नैरेटिव बनाया जा रहा था कि लड़के पुल हिला रहे थे इसलिए टूट गया। यह है गुजरात के विकास का सच। यहां से ट्रेन चलती है, मोदी जी हरी झंडी दिखाते हैं, आगे जाकर के जब भैंस से लड़ती है तो भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। यह है गुजरात के विकास का सच। यहां भाजपा की सरकार सड़क बनवाती है, उनके मंत्री उद्घाटन करने के लिए सड़क पर नारियल फोड़ते हैं तो नारियल नहीं फूटता, सड़क टूट जाती है। यह है गुजरात के विकास का सच। और गुजरात के विकास का सच तो यह है कि देश के लाल किले पर खड़े होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सुरक्षा और महिला सम्मान की बातें करते हैं, भाषण देते हैं। उधर वो भाषण दे रहे होते हैं और उसके चंद घंटे के बाद इसी गुजरात में भारत की एक बेटी बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है। यह है गुजरात के विकास का सच। शैलेश भाई, मैं तो हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं, मैं संस्कृत का एक सूत्र वाक्य पढ़ता रहा हूं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन आज हालत ऐसी हो गई है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जहां नारियों की पूजा होनी थी उसी गुजरात में नारियों के बलात्कारियों की पूजा हो रही है और प्रधानमंत्री जी चुप है। आने वाली 7 दिसंबर से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। मुझे दुआ दीजिए, मुझे ताकत दीजिए कि मैं वहां प्रधानमंत्री जी की आंख के सामने खड़ा होकर के उनकी नजर से नजर मिला के उनसे पूछूं कि प्रधानमंत्री जी आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का सच क्या है। झूठा है आपका नारा, खोखला है आपका नारा। अगर आपका नारा सच्चा होता तो आप भारत की बेटी बिल्किस के लिए कुछ लफ्ज जरूर बोलते। यह है इनके विकास का सच। इनका विकास ऐसा है कि गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन 70 से ज्यादा मौतें एक दिन जहरीली शराब पीने से होती है। यह है गुजरात के विकास का सच। गुजरात के विकास का सच यह है कि 5233 विद्यालय बंद होने के कगार पर आ गए हैं स्कूल। ये कैबिनेट के सवाल पर कांग्रेस
सरकार ने बताया है कि 5,233 स्कूल बंद होने जा रहे हैं गुजरात में। यह है गुजरात के विकास का सच। तो मेरे भाई, ये जो झूठ चारों तरफ झूठ फैला है, इसके खिलाफ आपको लोकतंत्र एक ताकत देता है, और वो ताकत है वोट की ताकत, और उस ताकत का इस्तेमाल करना है आपको, और आप अपने यहां उसका इस्तेमाल करके शैलेश परमार को जिताएंगे। महंगाई का आलम यह है कि आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी सब कुछ महंगा कर दिया। बच्चों की पेंशन तक महंगी कर दी। और पिछले सेशन में जब हम लोग खड़े होकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला ताई से पूछ रहे थे कि महंगाई क्यों बढ़ाई, तो वो खड़ी होकर के हैरत से कह रही कि देश में महंगाई कहां है। मैं चश्मदीद हूं, मैं खड़े होकर के नारे लगा रहा था सदन में, और निर्मला जी कह रही थी कि महंगाई कहां है। हम तो उनसे उसी दिन से पूछ रहे हैं, और वो कह रही है कि महंगाई कहां है, लेकिन हम उनसे पूछ रहे हैं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं किस वाले चौकीदार की बात कर रहा हूं, आप समझदार लोग हैं, आप बहुत समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे, मुझे पता है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1,000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। जो इधर बैठे हैं उन्हें सीधे सीधे नजर आ रहा है, तो वो इस पूरी सभा में शामिल है। जो इधर बैठे हैं, बैठे क्या है, खड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मैं आपको देख रहा हूं, आप भी मुझे देख ही रहे होंगे, मैं आपको भी देख रहा हूं, आप शामिल हो। ऐसा न लगे कि आप सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। ये जो बीच में दीवार है, इसके इस पार आप खड़े हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप भी शामिल हो गए। इधर पीछे लोग खड़े हैं, शहजाद की जिधर नजर दौड़ाओ आदमी ही आदमी है। यह है शाह आलम दरगाह और उसके आसपास का जो जज्बा है, मैं इस जज्बे को सलाम करता हूं। यहाँ स्टेज पे जितनी भीड़ है आजकल भाजपा के नेताओं में, उतनी सामने भीड़ हो रही है, ये हालत हो गई। ये है अहमदाबाद और इस विधानसभा का जलवा। मैं पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1,000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। क्या मैं सच बोल रहा हूं? अगर मैं सच बोल रहा हूं तो सच की तारीफ कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही मुहर लगाना पड़ेगा मेरी बात पर। पीछे तक जो लोग हैं, मैं फिर से कहता हूं, आप फिर से इसमें शामिल हो, तारीफ करें मेरे इस हिम्मत के लिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इधर वाले ने तारीफ कर दी, इधर वाले अभी भी फॉर्म में नहीं आए हैं। मुझे लगना चाहिए कि आप आगे, जब तक एक आदमी शामिल नहीं होगा तब तक मुझे लगेगा कि मैं अहमदाबाद के जिंदा दिल लोगों के बीच में नहीं खड़ा हूं, जिसके लिए अहमदाबाद जाना जाता है, जिस हौसले के लिए, जिस जुनून के लिए। मैं फिर से पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। अब लगा कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में। इधर जो लोग खड़े हैं ये भी कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार है ना पहुंचाना दिल्ली तक कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। के जनता की
दिल करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े जिंदा दिल लोग हैं। मुझे तो आपसे ये कहना है कि जो लोकतंत्र का उत्सव है ये आपको ताकत देता है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अहमदाबाद में आज उन्होंने सभा की है। कल राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी मऊ में थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए संविधान दिवस पर। कल फिर मेरा ख्याल है शैलेश जी आपके यहाँ बहरामपुरा में आ रहे ना, मुझे भी आना ही पड़ेगा, आपका आदेश है तो मैं भी कल कोशिश करूंगा कि बहरामपुरा में फिर से आऊं आपसे मुलाकात करने के लिए। तो कल आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। शहजाद ने पूरा जोर दे करके कहा, शहजाद हालांकि उम्र में मुझसे 2 साल छोटा है लेकिन शादीशुदा है तो मैं इसे अपने से बड़ा ही मानता हूं, तो भाई है वो और उसका हुक्म है तो आना ही पड़ेगा। कल मैं फिर आऊंगा लेकिन अभी तो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं इतनी जल्दी जाने वाला नहीं, इतनी आसानी से आपको न मैं छोड़ूंगा ना आप मुझे छोड़ेंगे, मैं जानता हूं। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की, ये लड़ाई आईन को बचाने की। आजकल हालत यह है कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जितना भी नेता, जो मुख्यमंत्री गुजरात में आते हैं उनके निशाने पर कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। एक वो असम के मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनका बयान है कि राहुल गांधी के चेहरे में उनको सद्दाम हुसैन दिखते हैं दाढ़ी में। हालांकि मुझे लगता है कि वो खुद आईना नहीं देखते वरना उनकी खुद की शक्ल जो है वो नवाज शरीफ से मिलती है, लेकिन उन्हें आईना देखना चाहिए। बिल्कुल, मैं मतलब बड़ा रिसर्च करने के बाद बता रहा हूं। और चूंकि नवाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी जी के रिश्तेदार दोस्त भी हैं, दोस्त ना होते तो नरेंद्र मोदी जी उनसे मिलने के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके पाकिस्तान पहुंच गए होते। दोस्त भी हैं तो राहुल गांधी जी निशाने पर है। क्यों? आपको एक बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई, क्योंकि भाजपा जानती है कि इस मुल्क में अगर आरएसएस की राजनीति का कोई खात्मा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर सकती है। एक आपके बीच में तकरीर करने वाले भाई साहब आते हैं, मैंने सुना है यहाँ की उनकी कुछ तकरीरें, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं हैदराबाद वाले भाई साहब की बात कर रहा हूं। सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। तकरीरें करेंगे और पिछली उनकी 10 तकरीरें 20 तकरीरें उठा करके देख लीजिए, उनकी तकरीरों में निशाने पर नरेंद्र मोदी नहीं होते, भाजपा नहीं होती, कांग्रेस होती है। गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है लेकिन उनको जवाब कांग्रेस से चाहिए। वो कांग्रेस को खत्म करने का मंसूबा लेकर के पूरे मुल्क में निकले। आप मुझे बताओ गुजरात वालों, अहमदाबाद वालों, कि अगर कोई कांग्रेस को खत्म करने का मंसूबा लेकर के निकला है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो भाजपा को तख्त पर बिठाने का इरादा भी लेकर के निकला होगा। अभी बिहार में चुनाव हुआ, गोपालगंज में गठबंधन का प्रत्याशी सिर्फ 1700 वोट से चुनाव हारा और भाई साहब की टीम ने वहां जाकर के 12,000 वोट काटे। इसलिए मैं अहमदाबाद वालों आपसे कहना चाहता हूं कि किसी झांसे में मत आइएगा। वो आपके बीच में आएंगे, कहेंगे कयादत खड़ी करो, कयादत खड़ी करो। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस गुजरात में, अहमदाबाद में शहजाद जैसी कयादत है तो किसी नई कयादत और इधर उधर की कयादत की जरूरत क्या है। शहजाद है, वजीर पठान साहब है, शैलेश है, कयादत कयादत का नारा लगाने वाले ये जो लोग है ना, राज इंदौरी का एक शेर है कि जागते रहना की आवाज लगाने वाला, जागते रहियो की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। उनके मंसूबे कुछ और है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो किसी के सहयोगी बन के आए हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनकी हर तकरीर से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बटिएगा मत, बटने वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं। शैलेश आपके लिए हमेशा खड़े रहे, शहजाद आपके लिए हमेशा खड़े रहे।
कांग्रेस पार्टी आपके लिए गुजरात में मुसलसल लड़ती रही है, ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि आप कांग्रेस के साथ रहें। लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे। मैंने सुना है एक एक वार्ड में प्रत्याशी ढूंढ ढूंढ करके अपक्ष में खड़े किए जा रहे हैं ताकि कांग्रेस के वोट काटे जा सके। लेकिन आपको डरना नहीं है। राहुल गांधी नारा देते हैं कि डरो मत, तो मैं भी उनकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। कोशिशें तो बहुत हुई नवाब परिवार को भी डराने की, शहजाद को भी डराने की, लेकिन ये डरे नहीं। बहुत साजिशें मेरे खिलाफ भी हुई, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सबों में तलाश कर। मैं नस्ल सुनाता हूं आपको कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को तंगा ही तंगा दिया, तुमने भारत को तंगा ही तंगा दिया। ये तो कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, इसमें जो 3 रंग है, यही 3 रंग वो रंग है जिनके खिलाफ है कुछ लोग। मैं पढ़ता हूं, और जो आखिरी मिसरा है इस रंग का, अगर वो सच्चा हो तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को तंगा ही तंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तैयार रहिएगा, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतरता है, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। हुकूमत चाहती है, डराएगी, धमकाएगी, ईडी, सीबीआई सब कुछ लगाएगी। क्यों? क्योंकि आप राहुल का साथ छोड़ दीजिए। इसी गुजरात में कुछ लोग छोड़ के चले भी गए। मुझसे मीडिया के एक साथी ने कल कहा कि इमरान साहब, कोई हार्दिक थे, कोई थे, कोई अंग्रेज थे, ये लोग छोड़ के चले गए, आप क्या कहेंगे? कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, मुश्किल फूल के साथ नहीं चल सकते हैं, रस्ते से जाओ, सब के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, और एक बड़ी लड़ाई में शहजाद हो, शहर भाई हो, वजीर साहब हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो,
हम खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं मैं बताता हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। मुझे शैलेश भाई की जो एक चीज सबसे हमेशा अच्छी लगी, जब भी मैं शैलेश भाई से मिला मुझे हमेशा अशोक शाहीन का याद आया कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। हमेशा जब भी मैं शैलेश भाई से मिलता हूँ, शैलेश भाई मेरा क्या, शैलेश भाई से मैं जब भी मिलता हूँ मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी हिंदू से मिल रहा हूँ, किसी मुसलमान से मिल रहा हूँ। मुझे हमेशा ये लगा कि मैं एक इंसान से मिल रहा हूँ, एक भाई से मिल रहा हूँ, एक ऐसा भाई जिसके लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और जिन लोगों ने मंसूबे बना रखे होंगे मैं उनके लिए शेर पढ़ रहा हूं। और अगर सच्चा हो तो आपकी तालियों का शोर जो है वो दिल्ली में जो हाकिम बैठा है, जिसे लगता है कि गुजरात जो जैसा वो चाहेगा वैसा चलेगा, उस तक पहुंचाना। कि दायरे में सिमट के आएगा। शैलेश आ गए, लेकिन जब तक शहजाद में लगा अधूरा बुरा लगा। शहजाद आप इधर एक भाई दाएं जाने खड़ा हो, एक बाएं जाने खड़ा हो। यही पाकिस्तान है जिसका हम सपना देंगे। दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। जितना मंसूबा बना लो, लेकिन जिस दिन 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा ना, इस विधानसभा में जो जीत का अंतर है वो इंशाल्लाह कम से कम 50,000 का होगा, ये मेरा यकीन है। तब मैं ये शेयर पढ़ रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आज एक भाई की हैसियत से तमाम बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं जिनके लिए बेटे की तरह, तमाम माएँ ऐसे बैठी है मैं जिनके लिए बेटे की तरह हूँ, तमाम बहनें ऐसी हैं जिनके लिए भाई की तरह, तमाम नौजवान साथी ऐसे हैं जिनके लिए भाई की तरह। मैं बस एक बात आपसे कह रहा हूँ, गुमराह मत होइएगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। कुछ लोग आएंगे समझाएंगे, लेकिन बहकावे में मत आइएगा। शैलेश आपके हैं और शैलेश हमेशा आपके रहेंगे, भाई बनके रहेंगे। और मैं भी अपने दामन फैला के आपसे कह रहा हूं कि शैलेश परमार को दिया गया एक वोट सिर्फ शैलेश को नहीं जाएगा। जानते हैं किसे जाएगा? वो एक शख्स जो हर दिन 25 किलोमीटर छालों की परवाह किए बिना कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकला है, जिसका नाम राहुल गांधी है। उसको ताकत देगा आपका दिया गया है कि वोट। मैं आज शैलेश के लिए वोट मांगने नहीं आया। मैं जानता हूं शैलेश को आप सितार है, लेकिन मैं शैलेश के लिए ज्यादा समर्थन इसलिए मांगने आया हूं कि मैंने राहुल गांधी के साथ पैदल चल के देखा है।
हर दिन 25 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? हर दिन पिछले 80-82 दिन से 25 किलोमीटर रोज वो आदमी चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद है भारत जुड़ जाए, मोहब्बत फैल जाए, ये जो नफरत फैली है वो नफरत खत्म हो जाए। वो हमारे लिए चल रहा है, वो आपके लिए चल रहा है, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के लिए चल रहा है, जमहूरियत के लिए चल रहा है। मैंने एक दिन राहुल जी से पूछा चलते चलते कि आपके पैर में छाले नहीं आए? तो बोले मतलब? मैंने कहा भैया आपके पैर में छाले नहीं आए? तो उन्होंने पलट के मुझसे कहा कि तुम्हारे पैर में आए। मैंने कहा हाँ मेरे पैर में तो कुछ छाले आए, लेकिन मैं तो ये सोचता चल रहा हूं कि अभी से पैर में छाले न देखो, अभी तो ये सफर की इब्तिदा है। तो उन्होंने कहा कि इमरान मेरे पैर में छाले नहीं आए, क्योंकि मुझे परवाह जो हिंदुस्तान के दिल में छाले पड़े हैं उनकी है। मैं इसलिए चल रहा हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात में सरकार बनाने जा रही है, और आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो शैलेश परमार सिर्फ विधायक नहीं रह जाएंगे। उस सरकार में कोई बड़ा शानदार सा कैबिनेट होगा और शैलेश परमार कैबिनेट मंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस बार वोट देने चाहिएगा तो सिर्फ विधायक काम करते हैं, विधायक चुनने जा रहे हैं। इतनी जोर से 2 नंबर, अच्छा बड़ा प्लान करके उन्होंने 2 नंबर दिया होगा, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि आप आलम के लोग इन्हें 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर में मत उलझाओ। ये सब जानते हैं, सारे नंबर इनको पता है, सारे खेल इनको पता है। ये सरकार की किसी साजिश में आने वाले लोग नहीं। और मेरी माओ बहनों, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर भाजपा की लाई हुई महंगाई ने सबसे ज्यादा किसी का नुकसान किया है तो आपका किया। याद करिए आज से 6 साल पहले जब आप आटे के डब्बे में रसोई में पैसा छुपा के रखती थी शौहर से, घर वाले से, कि बुरे दिन में काम आएगा, मुसीबत में काम आएगा, पल्लू में बांध के रखती थी कि बच्चों के काम आएगा। लेकिन एक दिन रात के 8 बजे भाइयों बहनों टीवी चैनल पर नमूदार हुए 6 साल पहले, और उन्होंने कहा कि आज से 500 1000 का नोट बंद। याद है कि नहीं? आपके पल्लू में जो बंधा पैसा था उसको उन्होंने छीना और छीन करके उद्योगपतियों के बैंक में डलवा दिया। उसके बाद ये अहमदाबाद है, यहाँ व्यापारी भी रहता है, छोटा व्यापारी रहता है, आपकी कमर थोड़ी सीधी हो रही थी, आप उस कदमे से ऊपर बैठे फिर वह टैक्स लिया जिसका नाम है गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी लगाई और पूरा व्यापार बर्बाद करके रख दिया। फिर उसके बाद देश थोड़ा उभरता, उससे पहले महंगाई। याद करिए कांग्रेस के शासनकाल में तो डीजल पेट्रोल 55 रुपए 58 रुपए में मिलता था, आज वो 100 रुपए के पास है। जो रसोई का तेल, रसोई गैस तो ज्यादा से हो ही नहीं, सालन बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए जब आप सुबह कढ़ाई में सरसों का खाने का तेल डालती है ताकि सब्जी बना सके, तो उसके साथ आंसू भी गिरते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक 100 रुपए में सस्ता, 70 रुपए में, 80 रुपए में, 200 रुपए के पास बनता है। ये भगवान के नाम पर भाजपा के लोग, भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे अच्छा खाने वाला पसंदीदा खाद्य पदार्थ है वो है मक्खन, दही, दूध। उसमें मैंने टैक्स लगा दी है। भगवान के नहीं हो तो इंसान के क्या होंगे? मेरे भाई किसी घाट से बदल लाइएगा, कयादत कयादत कयादत, झाड़ू झाड़ू, तमाम लोगों के मंसूबों में झाड़ू फेंकिए, मुझसे कहिए लाइए अपना कचरा साफ करिए। अरविंद केजरीवाल आपसे भी पूछ लो, केजरीवाल की जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो आप खामोश क्यों थे? जवाब दीजिए। कोविड के दौरान जब घर पर एफआईआर करवानी थी तो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने की थी। मेरे भाई सवाल पूछिए उनसे, उनसे पूछिए कि जब बिल्किस के बारे में, हमारी बहन के बारे में टीवी चैनल के पत्रकार ने उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछा कि आप बिल्किस बानो के बारे में बोलेंगे, तो उन्होंने कहा हम क्यों बोलेंगे? अगर कोई हमारे मुद्दों में बोलेगा नहीं तो फिर उसे क्या हक बनता है? मेरे भाई बचिएगा मत, बहनिएगा मत। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं। कल भी आपसे बैरामपुरा में शाम में मुलाकात होगी। अभी मेरी शहजाद से बात हो रही थी कि मैं इस मुकद्दस जमीन पे आया हूं तो दरगाह तक चलूंगा जियारत करने के लिए। वहां बिना चले, बिना हाजिर लगाए चला गया तो मुझे लगेगा कि मैं अपना सफर मुकम्मल करके नहीं
आया हूँ। तो मेरी माओ बहनों, और जाकर जाकर दो आपसे शिकायत भी कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आपके साथ एक तुम्हारी जानते हैं क्या है? आप सुबह जब चाय की दुकान पर बैठते हैं ना, 2 मिनट में सरकार बना देते हैं, 2 मिनट में बिगाड़ देते हैं। जिस दिन लेकिन वोट देने जाना होता है, उस दिन आपको लगता है कि शहर भाई पिछली बार 32,000 में जीता था, इस बार 40,000 में तो जीत जाएगा। कौन सा लाइन में लगने के लिए, कौन सा वोट देने के लिए? नहीं, अपने एक वोट की ताकत पहचानिए। एक खून से खड़ा बनता है, ये ताकत पहचानिए। आपका एक वोट कितना जरूरी है, ये हम समझते हैं। तो मेरी माओ बहनों, जिस दिन वोटिंग है उस दिन एक अहम ये करके रखना कि घर में तब तक चूल्हा नहीं चलेगा जब तक पूरा घर जाकर के पहले वोट लेकर के नहीं आ जाएगा, तब तक घर में चूल्हा नहीं चलेगा। और ये जो बच्चे आए हुए हैं, बच्चों से भी कह रहा हूं कि अभी तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें एक काम करना है कि सुबह अम्मी जब माची चलाने लगे रसोई में गैस का सिलेंडर ऑन करके, तो कह देना नहीं अम्मी, पहले जाइए वोट दे करके आइए शैलेश भाई को, उसके बाद घर में चाय बनेगी, उसके बाद दिन में खाना बनेगा। अगर आपने ये कर दिया तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा शैलेश भाई फिर से कम 50,000 वोट से इस चुनाव को जीतेगा। और जीतेगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, यहाँ चुनावी सभा में आपसे मिलने आया था, फिर एक ऐसी शाम जीत के जश्न में यहीं पर बताई जाएगी जिसमें आऊंगा, आपसे बहुत सारी शायरी सुनाऊंगा, आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करूंगा। एक बार फिर से आप सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजारों की तादाद में यहाँ इकट्ठा रहे। शैलेश भाई